Hi, welcome to Shikshak IS/JKS Adventure of Wing Ke Udan. My name is Suhail Turki. I welcome all of you. So, thank you so much for being the part of Wing Ke Udan और जहाँ पे हम लोग सिविल सर्विस के लिए द अपकमिंग एग्जाम ऑफ यूपीएससी जो आ रहे हैं, मैं आपको काफ़ी सारे लेक्चर के थ्रू जो हमारे प्री के एग्जाम होने वाले हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए जो कि इम्पोर्टेंट है उनको हम डिस्कस करेंगे। ये पहली वीडियो है जहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सर रिगार्डिंग द प्री एग्जाम एज फार एज द एंशिएंट हिस्ट्री इज कंसर्न कौन से टॉपिक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और अब हमारे पास क्योंकि टाइम भी बहुत कम है, सो कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए और कम टाइम में हम लोग किस तरीके से अपने कंटेंट को सही कर सकते हैं और कौन से एरियाज हैं जहां पे हम लोगों को ज्यादा टाइम देना चाहिए। मैं होपफुली कि आप लोग इस वीडियो के थ्रू आपको काफी कुछ नया जानने को मिलेगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को वो चीजें पता चलें जहां से हम लोग यूपीएससी सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आते हैं हमारे लिए एंड होपफुली कि हम लोग आज एक इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को इंटायरली प्री कम मीन्स के बारे में भी बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट, बट बिफोर आई शुड स्टार्ट, once again I welcome all of you. This is about me. My name is Suhail Durgi. I'm teaching history, GS history as an optional from last 9 years. I have guided more than 10,000 students on different platform online and offline as well. So दिस इज अ न्यू बिगनिंग एंड होपफुली कि आप लोगों के साथ भी एक अच्छा समय बीतेगा। कंटिन्यूसली लेक्चर्स रहेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर। मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि हम किस तरीके से कंप्लीटली नए तरीके से इस पूरे टॉपिक को कैसे कंप्लीट करेंगे और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसके थ्रू मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। मैंने कोशिश की है कि स्लाइड्स मैंने नहीं रखी हुई हैं। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं अपने हाथ से आपको बता पाऊँ और आप नोट भी करते जाइए ताकि हम लोग जो आगे हमारा टॉपिक रहेंगे वो किस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है और होपफुली कि आप पर डे आपको जो क्लासेस मेरे थ्रू मिलेंगी वो आप टाइम भी आपको बता दिया जाएगा। होपफुली आप कॉल करके और ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे तो वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी। खासकर जब हम लोग यूपीएससी की बात करते हैं, सिविल सर्विस की बात करते हैं, तो हिस्ट्री एक मेजर रोल प्ले करता है हमारे एग्जाम के अंदर। और खासकर वो जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, मिडाइवल हो या फिर मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, हम सब जानते हैं कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही स्कोरिंग है और काफ़ी सारे क्वेश्चन यूपीएससी से पूछे जाते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका होता है जब आपको पता करना हो तो वो ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कितना चेक करते हैं। अब जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखते हैं, सो हिस्ट्री पर्टिकुलरली जब एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो मेरा मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्या स्टूडेंट ऑलरेडी अवेयर है कि कौन कौन से टॉपिक और कौन सी चीजें जो हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने यूपीएससी के सिलेबस को नहीं जानते हैं तो आपके लिए सफर वैसे भी बहुत डिफिकल्ट रहने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। व्हेन वी टॉक अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री वी ऑल नो दैट इसमें जो सिलेबस पूरा कंप्लीट किया गया है, स्टार्ट फ्रॉम द अर्ली वैदिक पीरियड टू लेटर वैदिक पीरियड। देन वी हैव महाजनपदास, जनपदास, इवन रिलीजन के टर्म में भी देखेंगे तो जैनिज्म, बुद्धिज्म, उसके बाद बहुत सारी डायनेस्टीज जो इन्होंने रूल किया। इट इंक्लूड्स आर्ट एंड कल्चर एज वेल। सो बहुत अच्छा है, बट मैंने मेजोरिटी ऑफ टाइम ये देखा है कि बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर जब हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, एटलीस्ट मुझे ये लगता है फ्रॉम फॉर द पार्ट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री यू विल गेट मैक्सिमम एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे। और याद रखिएगा कि यहाँ पे एक एक मार्क्स हमारे लिए बहुत मैटर करता है। अब
काफी बार क्या होता है कि बच्चा ये कहता है कि सर अगर हम ये छोड़ भी दें तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट disregard, like most of the candidates, many students are disregard ancient history in favor of the modern Indian history, uh, because they believe that कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से ज्यादा सवाल आते हैं, सो हम एंशिएंट हिस्ट्री को अगर नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस इज गोइंग टू बी अ रिस्की मेथड because you could miss the prelims cut off marks by just 1 marks. 1 marks के लिए भी हम लोग, आप समझते हैं कि ये एग्जाम ऐसा है जहां पे एक एक मार्क्स आपके लिए मायने रखता है. So you can gain an advantage by going through by the ancient history या medieval history. तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए. बहुत बार बच्चे मुझसे ये कहते हैं कि सर इसको रिप्लेस इससे किया जा सकता है, सो मुझे नहीं लगता है. बट हाँ, अब ये है कि कुछ चीजें जो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर हैं वो बहुत डिफिकल्ट है. But we need to study ancient history in order to be a better, to get an information, to relate things with the modern Indian history and medieval history. आप सब जानते हैं कि जब हम modern Indian history की बात करते हैं या world history की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने इंटरलिंक करके पढ़ना पड़ता है. सो इंटरलिंक भी अगर नहीं कर पाए, आपने सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ा ही नहीं, तो कैसे आप मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में बात कर सकते हैं. सो इस पूरे इंटायर क्लास के अंदर मैं जो आप लोगों के लिए लेके आया हूं, मुझे ये लगता है कि अब अगर आप प्री के लिए जा रहे हैं तो मैं कोशिश ये करूंगा कि एटलीस्ट अगर कुछ नहीं तो प्रीलिम्स एग्जाम के थ्रू एक जो सेटअप होता है ना कि दिमाग के अंदर कि हम लोग क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, बेटर ये रहता है कि हम लोग शॉर्टकट नहीं अपनाते. मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि देयर इज नो शॉर्टकट, बट स्टिल जब हम लोग प्री के एग्जाम के लिए जाते हैं तो एटलीस्ट एक रिवीजन जो होता है ना वो किस तरीके से किया जाता है. ये टॉपिक मैं आपको कंप्लीट भी करवाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग किस तरीके की क्लासेस होंगी, कैसे होंगी, रेगुलर बेसिस पे आपको मिलेंगे. सो सबसे पहली चीज, अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं तो कैंडिडेट मस्ट बी अवेयर अबाउट द इंडियन हिस्ट्री. इंडियन हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडियन हिस्ट्री टाइमलाइन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. और मुझे ये लगता है कि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी, वो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ ली, वो अपने मिडाइवल भी पढ़ ली और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ ली, आप उसका टाइमलाइन नहीं जानते, so मुझे लगता है it's going to be very difficult for every candidates, like those candidates who have already completed, those who are going to complete, going to appear this year. If you don't know about the history timeline, it's simply, what do you mean by timeline? Timeline simply means the sequence of the history. अगर आप सीक्वेंस से नहीं पढ़ते हैं, आप उसको तरीका नहीं अपना रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेकंड, क्योंकि अगर आप उसको डेट वाइज लेके नहीं आ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि फर्स्ट सेंचुरी में क्या हुआ, सेकंड सेंचुरी में क्या हुआ, आपने जंप किया, 8th सेंचुरी पढ़ा, फिर वापस आपने फर्स्ट सेंचुरी पढ़ा, तो चीजें बहुत बिखरना स्टार्ट हो जाएंगी. सबसे डिफिकल्ट हिस्ट्री तब हो जाती है जब आप उसका टाइमलाइन नहीं पढ़ते. और मैं हमेशा अपने कैंडिडेट्स को कहता हूं कि आप अपना टाइमलाइन देखें. वो टाइमलाइन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आई काइंडली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ कैंडिडेट्स एटलीस्ट गो थ्रू बाय योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एज वेल, एंड आपको वहां पे एक चीज बड़ी अच्छी मिलेगी. यूपीएससी कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन नहीं डालते, वो बहुत सुलझे हुए होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को एनालिटिकल पर्सपेक्टिव में, ऐसा नहीं है कि 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि बड़े सिंपल तरीके से कर दिए जाएंगे. अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है लेकिन उसका टाइमलाइन नहीं पढ़ा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्री के लिए आपको टाइमलाइन पढ़ना पड़ेगा. एंड अगर हम प्री के हिसाब से देखें, जो पीछे जो ट्रेंड रहा, वैसे हम लोग यूपीएससी में ट्रेंड को नहीं अपनाते. यूपीएससी में तो सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं. तो मैं अगर इंपॉर्टेंस अगर किसी चीज को देता हूं तो मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होती है वो ये है कि आपको वैदिक पीरियड के बारे में प्री के एटलीस्ट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और ये वैदिक पीरियड में दोनों टॉपिक आ जाएंगे आपके. एक तो आपका इसमें अर्ली वैदिक पीरियड भी आ जाएगा, और अर्ली भी पढ़ना पड़ेगा और लेटर वैदिक पीरियड भी पढ़ना पड़ेगा. अब यहाँ पे 2 चीजों को ध्यान में रखना है. अगर आप वैदिक पीरियड पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट, मैं इंपॉर्टेंट इसको क्यों मान रहा हूं, इसमें एक चीज बड़ी अच्छी प्री के रिगार्डिंग अगर चीजें आप देखते हैं तो थोड़ा सा एटलीस्ट कोशिश करिएगा कि यहाँ पे जो है वो बुक्स के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है. अब हमारे पास, अब सब जानते हैं क्योंकि ये वेदास का टाइम था, तो काफी सारी वेदास को यहाँ पे हमने डिस्कस भी किया होगा. तो वो क्या करते हैं कि वो सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है.
अच्छा, ये एक चीज और याद रखनी है कि यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये होगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे टर्म्स हैं जो हम लोगों को संस्कृत से मिले हैं और उसको रिलेट मैच ऑफ द फॉलोइंग में वो डाल देते हैं कि इस टर्म का मीनिंग क्या था। वैदिक टाइम पे हम लोगों को एक और चीज बड़ी अच्छी मिली थी कि वहां की ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, वहां का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, वहां का पॉलिटिकल सिस्टम के साथ साथ रूरल एरियाज के बारे में, क्योंकि वहां पे अर्ली वैदिक पीरियड में आप सब जानते हैं कि हम रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा थे। अब आप देखेंगे तो आप जब जब आपने ये वैदिक पीरियड पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद भी है कि आपने ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी डायनेस्टी या किसी भी आप रूल के बारे में पढ़ रहे, तो आपको वहां की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूरा पता होना चाहिए। अब एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ने का एक सही तरीका, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन किसी भी पर्टिकुलर टाइमलाइन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो गो थ्रू वन बाय वन, लाइक सोशली वो लोग कैसे थे, पॉलिटिकली कैसे थे, इकोनॉमिकली कैसे थे, और रिलीजियस के तौर पे आप उनके बारे में क्या जानते हैं। अब ये सारी चीजें आपको बहुत फायदा देने वाली हैं, और मैं इसको ये कहता हूं कि ये आप हर एक जो भी डायनेस्टीज पढ़ेंगे आप लोग या कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपको पढ़ना है तो आप सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और रिलीजियस, और अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऐड अ कल्चरल पर्सपेक्टिव एज वेल कि कल्चरली वो लोग किस तरीके से थे। ये पढ़ने का एक सही तरीका है जिसको हम सीक्वेंस कहते हैं। तो अगर आप वैदिक पीरियड की बात कर लें तो मुझे जो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही हैं वो ये है, सिमिलैरिटीज देख लीजिए। अब टर्म्स जो हैं वो क्यों मैं कह रहा हूं, तो रिसेंटली अगर आपने करंट अफेयर की बात करें हम लोग, तो काफी सारे ऐसे टर्म्स हैं जो करंट अफेयर्स में यूज किए गए, जैसे हमारे बजट के अंदर भी काफी सारे वर्ड्स यूज किए गए। तो कोशिश करिएगा कि वैदिक पीरियड की ये सारे टर्म्स आपको याद हो, अच्छे से हो, और रिवीजन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इसी पार्ट को मैं आगे ले जाऊं कि जो टॉपिक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन हर साल आपको प्री में और मेंस में भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़े आप, और यहाँ से मैं कोशिश भी करूंगा जो हमारी क्लासेस होंगी मैं करंट अफेयर्स, अभी देखिए लास्ट 1 ईयर के अंदर, जो 1 साल के अंदर जो भी आपको लगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में करंट अफेयर्स में पढ़ाया गया, 1 ईयर एक का एटलीस्ट करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक्टिवनेस जो रहती है ना, वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रहती है, क्योंकि एएसआई के अंडर आप लिखेंगे तो काफी सारी डिस्कवरीज भी हुई, काफी सारी नई चीजें, जैसे अभी रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि मिल्क फैक्ट्री के बारे में बात की गई। अब फॉर एग्जाम्पल इस बार अब क्या है, ये मिल्क फैक्ट्री के बारे में पूछ लें, या हमने जो अभी रिसेंटली राखी गढ़ी के अंदर हम लोगों को बहुत ज्यादा जो है ऑर्नामेंट्स वगैरह मिले, तो ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी वही एक चीज मुझे जो सबसे अच्छा लगता है कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ का कल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यहाँ पे कल्चर के बारे में डिस्कशन की जाती है। तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि एक कैंडिडेट इंडस वैली सिविलाइजेशन के कल्चर को तो जानता होगा, अगर वो कल्चर नहीं जानता है तो फिर बात नहीं बनेगी। अच्छा, उसके बाद जो हमारे लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर जो थीरीज लिखी गई हैं रिगार्डिंग द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर काफी अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग डिस्कशन के तौर पे हमें बताया, रिसेंटली उनको फिर से पढ़ा गया। तो एटलीस्ट आप कितने ऐसे हिस्टोरियंस हैं जिनको आप, स्कॉलर्स हैं जिनको आप जानते हैं, जिन्होंने अलग अलग व्यूज दिए हैं कि द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत बार प्री के अंदर अगर आप देखेंगे तो वो पूछ डालते हैं कि बताइए कि इनका डिक्लाइन कैसे हुआ, किसने इनका डिक्लाइन किया, फिर वो आर्यन थे या फिर वो फ्लड की वजह से हुए, किसने, इंडियन हिस्टोरियंस का क्या व्यू है, यूरोपियन हिस्टोरियंस का क्या व्यू है। तो यहां से मैं उम्मीद कर सकता हूं कि एटलीस्ट एक कैंडिडेट ने, एक ऐसे जो अभी जा रहा है एग्जाम देने के लिए, उनके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि मुझे ये लगता है कि आप स्टोरी ना पढ़ें। अगर आप स्टोरीज के थ्रू चलते रहेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वो अब यूपीएससी वो उस तरीके से सवाल या स्टोरीज वगैरह बेसिक तो नहीं होते। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब यहाँ पे हमारे पास एक और जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, दैट इज जब आप लोग पढ़ते हैं, एक हमारे पास है जनपदास
और फिर बनता है महाजनपदास। अब यहाँ पे आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट सिनेरियो बनेगा वो ये है कि यहाँ पे इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री को आपको पढ़ना है। यहां से हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री स्टार्ट होती है। अब इस पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, होपफुली जब हमारी क्लासेस स्टार्ट भी होंगी, यहाँ पे मुझे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो जो किंग जो है उनके नाम आपको पता होने चाहिए। उसके बाद इन किंग्स के अंदर काफी सारे आपने कोड पॉइंट देखे होंगे जो आपने अंडर वो लगते रखते थे। काफी सारे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टेम्पल्स बनाए गए, क्योंकि उस समय ये दिखाया जाता था कि जितना राजा पावरफुल होगा उतने टेम्पल्स वो बनाया करते थे। उसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेशन उनकी अपनी हुआ करती थी, तो उस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अलग अलग मिनिस्टर्स रखे जाते थे। रिचुअल्स के ऊपर सवाल बहुत बार पूछा गया कि कौन कौन से रिचुअल जो है कहाँ कहाँ किए जाते थे। और यहाँ पे हमारे लिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस लोकेशन के अंदर, जैसे आप मगध का पढ़ ले, कोसाला का पढ़ ले, अवंती का पढ़ ले, तो उनका कंपैरिजन भी किया जाता है। अब यहां से जब टर्न लेते हैं हम लोग, तो सीधा इसके बाद आप लोग आ जाते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल यूपीएससी के अंदर रिलीजियस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वहां पे आप पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव पढ़ रहे हैं पीछे, यहाँ पे आपको रिलीजियस फिलॉसफी पढ़नी है। ये पर्टिकुलरली टॉपिक सिर्फ फिलॉसफी के ऊपर है। और अगर आप फिलॉसफी नहीं जानते, अब यहाँ की फिलॉसफी के बारे में अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड जो ये है वो यूपीएससी जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे सेक्ट के बारे में पूछता है। यानी आप अगर देखें तो बुद्धिज्म के अंदर भी बहुत सारे डिवीजन हुए, जैनिज्म के अंदर में भी बहुत ज्यादा डिवीजन हुए। तो यहाँ पे आपके लिए टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपकी बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है प्रीस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिन्होंने उस समय बहुत ज्यादा काम किया। उसके बाद यहाँ के भी बहुत बड़े बड़े स्कॉलर जो पोइट रहे हैं, उन्होंने उन्होंने क्या जो है उस समय रिलीजन को दिया। फिर बुद्धिज्म की टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैनिज्म की टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे फिर से वही बात, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि बुद्धा के समय में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके की हुआ करती थी, और उस समय जो स्टेटस ऑफ विमेन हुआ करता था वो किस तरीके से होता था। एजुकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, किस टाइप की एजुकेशन दी जाती थी। सो कुल मिला के आपने इसको रिलीजियस पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ना है, रिलीजियस फिलोसफी के थ्रू पढ़ना है आप लोग। आप ऐसा नहीं है कि खाली अपने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ लिया। और ये एक अच्छा टाइप अगर आप देखेंगे तो इस चैप्टर के अंदर आपको आर्ट इन कल्चर से सबसे ज्यादा सवाल देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखेंगे तो बुद्धिज्म के अंदर हमारी जो सबसे ज्यादा केव्स, जो गुफाएं बनाई गई, सबसे ज्यादा केव्स जो हैं वो रिलेट करती हैं बुद्धिज्म से। जो हम नितिन सिंघानिया की बुक भी पढ़ते हैं, फिर कौन सी केव कहाँ पे बनी, उन केव्स के अंदर फिर कन्वर्ट करके उनको टेम्पल कैसे बनाया गया, मोनेस्ट्रीज के बारे में, चेटियाज के बारे में, विहारास के बारे में बुक्स कौन कौन सी लिखी गई, उन बुक्स की इंपॉर्टेंस आज हिस्ट्री के अंदर क्या है। तो ऐसा नहीं है कि आपने प्री के लिए पर्टिकुलरली उसको ट्रेंड में डाल दिया। जब आपने वो मेंस के लिए पढ़ा होगा तो डेफिनेटली वो आपको प्री के बारे में भी क्वेश्चन निकाल के दे ही देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है कि आप सब जानते हैं कि इमेज के ऊपर जो हमारे उस समय आइडल वर्शिप की जाती थी, उनके बारे में इन्होंने क्या बोला। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि लोकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि ये उस समय बुद्धिज्म किस किस राजा के थ्रू कहाँ कहाँ पे स्प्रेड हुआ, कौन सी स्टेट थी जो बुद्धिज्म को अपनाती थी, कौन सी स्टेट थी जो जैनिज्म को अपनाती थी। फिर लास्ट में रीजन भी एक आया कि क्या रीजन थे कि जो बुद्धिज्म का डिक्लाइन हुआ। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पाली लैंग्वेज होगी, प्राकृतिक लैंग्वेज होगी, उनको कैसे यूज किया गया। सो यू नीड टू गो थ्रू बाय द कंप्लीट रिलीजियस philosophy. Until and if you don't know the philosophy regarding Buddhism and Jainism, it's going to be very difficult and very difficult to find out the pre question. और जब आपने मेंस पढ़ा होगा तो आई होप सो कि आप लोगों ने जब वो कंप्लीट किया होगा तो डेफिनेटली मुझे जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ये मैं सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से बता रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए उनके अंदाजे पे हम लोग ये करते हैं कि क्या सवाल यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। अच्छा, इसके ऊपर एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब आप बुद्धिज्म और जैनिज्म को पढ़ लेते हैं तो फिर हमारे पास डायनेस्टीज रूल यहाँ पे आ जाता है। आप इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री पूरी डायनेस्टी रूल से भरी पड़ी हुई है। अब यहाँ पे अलग अलग डायनेस्टीज हमारे लिए आई, और सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज के तौर पे देखेंगे। अब यहाँ पे आपको मौर्यन डायनेस्टीज,
मौर्यन डायनेस्टीज के बारे में पढ़ना है। मौर्यन डायनेस्टी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करके गई, काफी बार सवाल इससे पहले, फिर हरियंक का वो डायनेस्टीज भी हम लोग, अब मैं जो प्री की बात कर रहा हूं तो मैं मेजर मेजर टॉपिक आपको बता रहा हूँ। मौर्यन डायनेस्टी के बाद आप लोगों को गुप्ता अंपायर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुप्ता अंपायर का एक बहुत रोल रहा है, वो भी खासकर आर्ट एंड कल्चर के अंदर एक बड़ा रोल प्ले किया। और उनका मानना क्या था, किस तरीके से की जाती थी। अच्छा, एक और जो अभी मैंने आपको चैप्टर बताया, तो बुद्धिस्ट काउंसिल उसके में, उसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किस तरीके से बुद्धिस्ट जो है वो रोल प्ले करते हैं। मौर्यन अंपायर के अंदर आप लोगों को ये देखना पड़ेगा ट्रेंड ऑफ कल्चर क्या था। अब यहाँ पे ट्रेंड ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो हम लोगों को पता होना चाहिए, बिकॉज आप ये ट्रेंड ऑफ आर्किटेक्चर आप गुप्ता अंपायर के लिए भी पढ़ेंगे और मौर्यन अंपायर के लिए भी पढ़ेंगे। आपको फैक्ट पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि अशोका के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं। फैक्ट्स ऑफ अशोका, उन्होंने किस तरीके से स्प्रेड किया बुद्धिज्म को, फिर उनकी एक वॉर भी हुई, कलिंगा वॉर, उसको किस तरीके से छोड़ा। फिर मौर्यन एम्पायर के बारे में ही आप जानते हैं कि उसी समय साउथ साइड में क्या हो रहा था। साउथ इंडिया का भी आपको पढ़ना पड़ेगा, कंपैरिजन करके कि साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया के अंदर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्यन एम्पायर किस तरीके के रूल और ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे भी हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। फिर उसमें आप सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली किन किन चीजों को देखते हैं। फिर आपका एक समय आ जाएगा कि अगर गुप्ता एम्पायर की हम बात करते हैं सर, क्योंकि गुप्ता एम्पायर को गोल्डन पीरियड कहा गया है। उन्होंने किस तरीके से इंडिया को बहुत आगे तक लिया, आर्ट एंड कल्चर के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। और फिर उनका डिक्लाइन। अब यहाँ पे दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी गुप्तास के लिए भी और मौर्यन की। उनका डिक्लाइन बेसिकली कैसे हुआ, एक काफी सारे रीजन हैं डिक्लाइन होने के। जब हम मौर्यन एम्पायर की एक वीक सक्सेसर हो गए, उसके बाद वो compete नहीं कर पाए, उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा नीचे चली गई। फिर गुप्ता लोग किस तरीके से आएंगे। कुषाण एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि कनिष्का का जो रूल रहा है, कुषाण एम्पायर में कनिष्का बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके समय में किस तरीके से बुद्धिज्म जो है वो फैला, कश्मीर का उसमें क्या रोल है, और जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वो कितनी इंपॉर्टेंट है। सो ये सारी चीजें बेसिकली इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्योंकि ओवरव्यू कर रहा हूँ, ये पहला लेक्चर है, होपफुली आपको लेक्चर बाय लेक्चर में सारी चीजें ये बताता जाऊंगा। बट मैं थोड़ा सा अगर पीछे ट्रेंड देख लूं, ईयरली अगर हम बात कर ले, तो 2013 को अगर मैं देखता हूं, 2013 के अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स में एंशिएंट हिस्ट्री से एक क्वेश्चन। फिर 2014 के अंदर अगर आप देखेंगे तो 2014 में फिर से एक, 2015 के अंदर फिर से हम लोगों को एक, 2016 के अंदर फिर से हम दो पे चले गए, 17 के अंदर फिर से एक, 18 के अंदर फिर से एक। अब देखिए ट्रेंड चेंज हुआ है, मैं उस हिसाब से बता रहा हूं। 19 के अंदर फिर से ये दो क्वेश्चन पे आया, 20 के अंदर आप लोगों को तीन क्वेश्चन देखने को मिले। अब ये देखिए आप 18, 19 और 20, 18 में एक, 19 में टू, 20 के अंदर तीन, और ये मैं बात कर रहा हूं 2020। अब 21 की अगर बात करें तो ये 4 है। तो अगर आप लास्ट 3 साल का टर्म उठा के देख लें तो एंशिएंट हिस्ट्री का एवरेज जो है वो बढ़ गया है। अब यही चीज जो है वो मेंस के लिए भी हो गई। अब मेंस में पहले अगर आप देखेंगे तो 2013 में तीन क्वेश्चन निकल के आए, 14 के अंदर चार। तो आप कोई स्टूडेंट ये कहता है कि सर अगर इसको स्किप किया जाए तो क्या बात बन जाएगी। फिर से ये डिक्रीज हुआ, 2 पे आया, फिर 2, ये कंटिन्यूसली 2 पे चलता रहा। और फिर नीचे हम जब 2018 के अंदर आते हैं तो 2018 के अंदर ये 3 पे था, फिर 1 हुआ, फिर से 4। अब मैं जब 2021 की बात करता हूं तो मेंस में हम लोगों को कम दिखने, तो मैं यही कह रहा हूं कि बैलेंस अप्रोच करके करना पड़ेगा। कभी भी आप ट्रेंड के पीछे नहीं भागेंगे कि सर ट्रेंड ये चल रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कम आ रहे हैं। अगर फिर इस हिसाब से ट्रेंड में मैं देखूं तो फिर आपके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है कि लास्ट 3 सालों से एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। तो आप अपनी स्ट्रेटेजीज कैसे बनाते हैं, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यूपीएससी का सिलेबस देखना पड़ेगा, और कौन कौन सी बुक यूज करनी है वो भी बता दूंगा, क्योंकि इस समय हमारे पास टाइम तो है नहीं कि हम लोग बुक्स के बारे में बात करें, बट उसके लिए मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा। बट मैं आ रहा हूं कंटिन्यूसली, आप लोगों की क्लासेस होंगी जहां पे हम लोग प्री को टारगेट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि खाली एमसीक्यूज करेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, और टॉपिक को पढ़ने के बाद देखेंगे कि किस तरीके से हमारा प्री का क्वेश्चन वहां से निकल सकता है। होपफुली आप लोगों को एक बहुत अच्छा टाइम मिले, आप इसको समझ पाएं। और डेली क्लासेस के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं।
एंड होपफुली आप इस नंबर पे जो है आप सेव कर सकते हैं और उस नंबर के थ्रू हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन भी हो सकते हैं। अभी ये क्लासेस जो हैं यूट्यूब पे भी रहेंगी, and inshallah I will try my level best to complete the ancient and medieval history as soon as possible for the candidates who are appearing for the 2022, and inshallah for those who are appearing for the 2023 we are coming with the full course of GS। और इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपको मिलती जाए। प्लीज डू लाइक एंड शेयर, एंड होपफुली आज की इस वीडियो से थोड़ा सा आपको पता चला होगा। एंड डोंट ट्राई, प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि आप जब एंशिएंट हिस्ट्री को लेके आते हैं सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि नहीं हो पाएगा, बट ट्रस्ट मी आफ्टर टेकिंग माय क्लासेस आपको बहुत इजी लगने वाला है। मैं सिर्फ इतना करूंगा कि जो आप रिवीजन कर रहे हैं इसमें जो आपको करना है वो मेरी तरफ से बड़ा इजी हो, और आप कंटिन्यूअसली जुड़ेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा। सो स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून विद अस, इंशाल्लाह सून यू विल गेट माय लेक्चर। और जितने भी लेक्चर होंगे लेक्चर 1-2 के हिसाब से मैं कंप्लीट करवाऊंगा। सो थैंक यू सो मच, बी विद द विंग ए गुडान, एंड इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके लिए अलग अलग कोर्स आएंगे और बहुत सारे टॉप एजुकेटर आपके साथ मिलेंगे। सो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर भी कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और अपने माता पिता का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। याद रखिएगा कि अगर आपको डेली क्लासेस चाहिए होंगी तो ग्रुप में आप जरूर जुड़िए, और ताकि आपको मेरी क्लासेस के बारे में नोटिफिकेशन भी मिले। और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट रहूं। कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी डाउट है आप हमें ग्रुप में सेंड भी कर सकते हैं। मेरे से जितनी भी हेल्प है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो आपके साथ शेयर करूंगा। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।